नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर का प्रोसेस शुरू कर दिया, लेकिन पहले ही दिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में वोटर्स के नाम काटने की साजिश है। वहीं तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि एसआईआर बीजेपी की साजिश है, लेकिन वो ये साजिश अपने राज्य में कामयाब नहीं होने देंगे। लोगों से मतदान का अधिकार छीनने का काम बीजेपी ने बिहार में किया है, इसलिए डीएमके तमिलनाडु में लोगों को एसआईआर के खिलाफ जागरूक करेगी। केरल सरकार ने भी चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया है, तो महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन ने 1 नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ी रैली का ऐलान कर दिया है। वहीं बौखलाई कांग्रेस ने ईसी पर करोड़ों वोटरों के नाम काटने तक का आरोप मढ़ दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों विपक्षी पार्टियां एसआईआर पर सवाल उठा रही हैं? क्यों संवैधानिक संस्था पर उन्हें भरोसा नहीं है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एसआईआर की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है 12 राज्यों में, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल में विरोध हो रहा है, तो क्या इन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? देखिए, चुनाव आयोग पर या फिर भारतीय जनता पार्टी पर या फिर देश के ऊपर भरोसा होना और न होना, ये दोनों के बीच एक लकीर होती है, और वो लकीर ये विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां पार कर चुकी है। एसआईआर की प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में बिहार में भी देखा गया, निष्पक्षता की बात हुई, सवाल इन लोगों ने उठाया, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने तरीके से हैंडल किया, लेकिन एसआईआर पर रोक लगाने का आदेश पारित नहीं कर पाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं किया, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं है। लेकिन भरोसा होना और परेशानी होना दोनों में अंतर है, क्योंकि ये एसआईआर की प्रक्रिया केवल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं हो रही और न ही ये विपक्ष शासित राज्यों में हो रही। लेकिन जब भी ये एसआईआर की प्रक्रिया का जिक्र होता है, तो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों को क्यों तकलीफ होती है? बिहार में हो रहा था, तो आप ये आरोप लगा सकते थे कि चुनाव आयोग जिस मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जो बीएलओ है वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, ज्यादातर टीचर्स इसमें होते हैं, दूसरे कुछ कर्मचारी भी होते हैं, तो वहां पर यह आरोप लगाना कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो बीएलओ शामिल है, जो स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी शामिल है, जो अधिकारी शामिल है, और चुनाव आयोग डायरेक्ट कर रही है, डाटा कलेक्शन करना बीएलओ का काम है, और फिर चुनाव आयोग के पास ये रिपोर्ट जाती है और उसके ऊपर चुनाव आयोग की मुहर लगती है, ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार होता है, फिर फाइनल रोल तैयार होता है। लेकिन बिहार में आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग को जो इनपुट दिया जा रहा है, वो इनपुट नीतीश कुमार की सरकार दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, इसलिए वहां पर गड़बड़ियां हो सकती हैं। लेकिन जब आप पश्चिम बंगाल जाते हो, चुनाव आयोग वहां एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर रही है, और ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि हमारे अधिकारी धोखेबाज हो गए हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट तो वही सबमिट करेंगे। 4500 बीएलओ जिसे चुनाव आयोग ने हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि ये प्रक्रिया तो चल रही थी, वो 4 कर्मचारियों के सस्पेंशन के साथ ही, कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो, क्योंकि ये लोग बैठकर तैयार कर रहे थे वोटर लिस्ट, जो सबमिट किया गया था डॉक्यूमेंट्स, उसमें भी हेरफेर कर रहे थे, और चुनाव आयोग के पास जो रिपोर्ट दे रहे थे, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करने के लिए बीएलओ को पावर दिया गया है, उसके मोबाइल में ऐप डाला गया है कि आप डायरेक्ट मोबाइल में इसका इस्तेमाल करो, फिर चुनाव आयोग, स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास भेजो। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो चुनाव में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो पश्चिम बंगाल में तो सारे कर्मचारी ये ममता बनर्जी के हैं जी। और ममता बनर्जी ने ये एसआईआर पर जब सुप्रीम कोर्ट में लगा इनको कि अब कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो अपने अधिकारियों का इस्तेमाल करने लगी। और इसलिए चुनाव आयोग को पहले से पता था कि पश्चिम बंगाल के अधिकारी कुछ ऐसे हैं जिनको ममता बनर्जी मजबूरी में स्टेट में रखी हुई है, उसे सेंटिंग पोस्ट में डाले हुए है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो ममता बनर्जी की गोद में बैठकर पश्चिम बंगाल में वो अधिकारी नहीं बल्कि राजनेता बन चुके हैं, जिनका फ्यूचर प्लान तैयार है, जिन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि आपके रिटायरमेंट के बाद ममता बनर्जी आपके लिए क्या करेगी, और उन्हीं अधिकारियों कर्मचारियों का उपयोग
ये अपने फायदे के लिए कर रही है। तो इसलिए 4500 बीएलओ को साइडलाइन किया गया। उसके बाद ममता बनर्जी को लगा कि ये तो गड़बड़ चल रहा है, अगर चुनाव आयोग से ऐसे ही टकराव सिर्फ करते रहे और एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो उसमें अगर चुनाव आयोग को फ्री हैंड मिल गया तो हमारे जो वोटर हैं वहां पर जो क्लब सिस्टम बनाया और इन लोगों ने केवल और केवल ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं होती है जी। सबसे ज्यादा जो वोटर होते हैं जिसका नाम काटा जाना है, जैसे बिहार एक एग्जाम्पल है, उसमें से सबसे ज्यादा वोटर हैं वो जो कि मौत जिनकी हो चुकी है उनका भी नाम है, वो वोटर भी है जो एक विधानसभा के अलावा दूसरे विधानसभा में भी रजिस्टर्ड करके चले हैं। और ये पश्चिम बंगाल तो इसका क्लासिकल उदाहरण देखा जा रहा है उसमें कि आप बिहार से ले जाकर वहां वोटर बना रहे हो। ये प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति जिसका बिहार के वोटर लिस्ट में भी नाम और पश्चिम बंगाल में भी नाम जी। और उसमें भी किसमें, ममता बनर्जी के अपने असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में, जहां पर उनका क्षेत्र है, जहां उनका रेसिडेंस है, उन जगहों पर प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति वो वोटर बना हुआ है, जबकि बिहार में वो राजनीतिक पार्टी बनाए हुए है। तो इसका मतलब है कि जब इतने बड़े चेहरे वाले सेलिब्रिटी जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। ये चुनाव आयोग के बदले एक अखबार ने किया, अंग्रेजी का अखबार इंडियन एक्सप्रेस, उसने एपिक नंबर देखा, उसने 2 जगह पर इनका नाम ढूंढा और उनके रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने इसे नोटिस भेजा। तो ये एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन ये तो लाखों में हो सकता है। लेकिन राजीव सर, एक और भी पश्चिम बंगाल से एक घटना सामने आई कि एक शख्स के पास से ही 10,000 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। वो वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये 10,000 वोटर आईडी कार्ड, 400 पासपोर्ट, ये पूरा रैकेट चल रहा है। और ये रैकेट ऐसे नहीं चलता, बल्कि ये दूसरे राज्यों से भी और अपने राज्य में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, नॉर्थ बंगाल के वोटर साउथ बंगाल में जाके वोट कर रहे हैं जी। अब चुनाव एक फेज में तो होता नहीं, 2-3 फेज में होता है अलग अलग जगहों में। अब बिहार में चुनाव 2 फेज में हो रहा है, तो 6 तारीख को वोटिंग हो गई। जिन लोगों ने वोट दिए वो 11 तारीख के वोटिंग के लिए तैयार हो गया। अगर ऐसी स्थितियां रहती है तो, अगर चुनाव आयोग हार्ड तरीके से इसे लागू नहीं करता है तो, उसी तरीके से ये पश्चिम बंगाल की बात है कि पश्चिम बंगाल में वही स्थिति है कि नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल में वोट का ट्रांसफर होता है, फर्जी वोटर बनाए गए हैं और फर्जी वोटिंग होती है, वहां बूथ कैप्चरिंग अभी भी होती है। जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के वोट पड़ने की संभावना है उन जगहों पर क्या करो, वोटिंग से रोको, लोगों को रोको, बूथ पर जा ही ना पाए। उसके लिए पहले रास्ते में ही 2-4 बम गिरा दो, 2-4 गोलियां चलवा दो और उसके बाद लोग डर जाएं, बूथ तक न पहुंच पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के वोट में कमी आने की एक बड़ी वजह होती है। और लोकसभा चुनाव में ये खुलकर ममता बनर्जी ने एक खेल खेला, इसलिए 18 से 12 हो गई भारतीय जनता पार्टी की सीट। ऐसा नहीं है कि वोट बहुत कम हुआ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन सीट इतनी कम हो गई। और उसके पीछे का एक बड़ा रीजन था ममता बनर्जी का ये डर पैदा करने वाली पॉलिसी। तो इसलिए ममता बनर्जी ने एक और चालाकी कर दी कि देखो, चुनाव आयोग हमारे अधिकारियों पर नजर गड़ाए हुए है, 527 अधिकारियों का एक दिन में ट्रांसफर कर दिया कि उन लोगों को निकाल कर लाओ जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा न हो, जो ट्रैक रिकॉर्ड के कारण चुनाव आयोग इसका फिर से ट्रांसफर कर पाए। तो इसलिए ये शहमात का खेल चल रहा है, ममता बनर्जी चालाकी कर रही है। ये जो सुसाइड चल रहा है पश्चिम बंगाल में एसआईआर एनआरसी को लेकर, भाई अगर तुम्हारा नाम है तो रहेगा, अगर तुम्हारा नाम फर्जी है तो हटेगा। और इनमें ऐसी कौन सी स्थिति हो गई कि सुसाइड करने तक की नौबत आ गई। ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है कि वो सुसाइड हो रहा है या करवाया जा रहा है, वो टारगेट किलिंग कर रही है। पहले भी ये पोस्ट पोल वायलेंस करवा चुकी है। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उन लोगों को मार मार कर, उसके घर जलाकर पश्चिम बंगाल से बाहर कर दिया। कुछ उड़ीसा में बसे हुए हैं, कुछ झारखंड में जाकर बसे हुए हैं। ये स्थिति पश्चिम बंगाल में रही है। तो इसलिए ममता बनर्जी को डर किस बात का है कि फर्जी वोटर हट जाएंगे। और ये डर उसी पार्टी को हो सकता है जो फर्जी वोट के आधार पर चुनाव में जीत हासिल करती है। राजस्थान से तो कोई ऐसे विरोध की आवाज नहीं उठ रही। एसआईआर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 60 लाख से ज्यादा वोट बिहार में काटे जाते हैं
तो भी कोई समस्या नहीं होती, ना नीतीश कुमार को, ना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। यह समस्या होती है तेजस्वी और राहुल को। तो यही समस्या आगे भी होने वाली है। ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं इसलिए क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए भी इनको जब लगता है कि कॉमन पॉइंट है ये, इससे हम सबको नुकसान होना है, तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, संवैधानिक संस्थानें सबके खिलाफ आ जाओ। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कंट्रोल खत्म करने की कोशिश है। ये अधिकारियों पर जो चुनाव आयोग के अंकुश लगे हुए हैं कि वहां पर सामान्य तरीके से नहीं करने दिया जाएगा, ये फर्जी करने की कोशिश करेगी। और ये पिछले 3 महीनों से वहां पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जा रहे हैं। मालदा में भीड़ लगी होती थी, लंबी कतार है कि हम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। वकीलों ने अपनी फीस 3-3 गुना ज्यादा बढ़ा दी कि नहीं अब इतने में हम डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाएंगे। तो जो स्थितियां चल रही थी, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर टीम भी उस पर नजर रखी हुई थी। इसलिए पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। और ये देखिए कि एक केरल में, तमिलनाडु में, वहां की समस्या क्या है, क्योंकि केरल और तमिलनाडु ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा आधार नहीं है। तमिलनाडु में एक भी लोकसभा सीट नहीं, केरल में एक खाता खुला पिछली बार, और ऐसे जगह पर आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हो। चुनाव के समय किसके ऊपर आरोप लगाओगे? जैसे केरल के अंदर जो सिचुएशन चेंज हुए हैं उसमें अभी कुछ समय पहले पिनरई विजयन पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे एसआईआर वहां होगा तो पिनरई विजयन फर्जी वोट बनवाएंगे। फर्जी वोटर सब पिनरई विजयन की पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का है। पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो पिनरई विजयन की पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में केरल में कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ये गलत तरीके से चुनाव आयोग का इस्तेमाल करने वाली है। किस बात के लिए? अगर भारतीय जनता पार्टी को केरल में चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करना होता तो लोकसभा में ये 15 सीटें भाजपा को आई होती, 1 सीट की क्या जरूरत थी? यह तमिलनाडु में सरकार आपकी थी, स्टालिन की सरकार, लोकसभा चुनाव हुए, वहां 25-30 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आती, 39 विधानसभा सीट, लोकसभा सीटें हैं। तो ऐसी स्थितियों में ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक दबाव बनाने की कोशिश है कि यह चुनाव आयोग पर दबाव नहीं बन सकता, यह दबाव बन सकता है भारतीय जनता पार्टी पर। इनको साबित करो कि नहीं भारत में डेमोक्रेसी नहीं है और इस डेमोक्रेसी का हत्यारा भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए ये राहुल गांधी ने पहले जो एजेंडा तैयार किए उसी एजेंडा पर अब इन पार्टियों को परोक्ष और प्रत्यक्ष हर रूप में चलने की कोशिश चल रही है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी की परेशानी कुर्सी जाने की है। पिनरई विजयन को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, पिछले 2 बार से लगातार जीत रहे हैं, ऐसा होता नहीं था। वहां तो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच एक बार में ही रोटेट हो जाता था, इस बार तो मेरी सत्ता गई। तमिलनाडु को में भी स्टालिन को पता है कि इस बार उनके खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी है। पार्टियां जो द्रविड़ पॉलिटिक्स करती है, वहां पर द्रविडियन पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों की संख्या बढ़ गई है। भले ही एआईडीएमके बिखर चुका हो, लेकिन थलापति विजय अपनी पार्टी बनाकर ले आया है। अब वो भी यूथ के बीच पॉपुलर है तो स्टालिन के खिलाफ ही बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का भी उसके साथ बातचीत चल रही है। पिछले बार स्टैम्पेड के दौरान विजय से मुलाकात की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सपोर्ट किया कि भाई तमिलनाडु में स्टालिन आपको क्रश करने की कोशिश करेगा, आपको भी एक बड़े सहारे की जरूरत है। तो स्टालिन को भी लग रहा है कि आगे कुछ होने वाला नहीं है, हमें तो कुर्सी जानी ही है। इसलिए कियोस्क पैदा करने की कोशिश करो और ये बात करो, ये तर्क रखो कि हम हारे नहीं हैं बल्कि हमें हराया गया वोट चोरी करके। अब ये राहुल गांधी का दिखाया हुआ रास्ता है जो सारी पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई है उसी को आधार बना रही है। लेकिन अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने अचानक से 9 राज्य में 3 यूनियन टेरिटरी में ये शुरू करने की बात कही और जिसके लिए समय निर्धारित कर दिया, इसका मतलब है कि इन राज्यों में अब एसआईआर की प्रक्रिया रुक नहीं सकती है। चुनाव आयोग ने भी समझा कि बिहार में इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है। उस समय ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर आगे की प्रक्रिया के लिए रास्ता हमारे लिए खोल दिए
क्योंकि अगर हम 10-12 राज्यों में एक साथ अनाउंस करते और उस समय ये सारी पार्टियां मिलकर सुप्रीम कोर्ट में गई होती तो फिर अपने अपने राज्य की परेशानियों के साथ ये लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में उन जगहों पर जाकर हमें अटका के रख देता, प्रक्रिया लंबी हो जाती और फिर चुनाव कराना मजबूरी थी। 2026 में चुनाव होता तो आगे के चुनाव के लिए इसे टाल दिया जाता कि अब आगे के चुनाव के समय यह प्रक्रिया होगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और नहीं हुआ तो अब इनके पास एक ही रास्ता है, सड़क पर आओ, हंगामा करो, प्रदर्शन करो, दंगा फैलाओ, और जब ये करोगे तो फिर ये केंद्र सरकार के पास आएगा मामला। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है। अमित शाह ने पहले ही सोच रखा है कि पश्चिम बंगाल में सामान्य तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया तो नहीं हो सकती, तो इसलिए सेंट्रल फोर्स की तैनाती जरूरी है। तो ये सारी स्थितियां जो बदली है अभी, इसका मतलब है कि ये जो राज्य अभी तक भारतीय जनता पार्टी के आधार पर, उसके रडार पर नहीं थे, अब धीरे धीरे उनके साथ आ रहे हैं। इसलिए समस्या कम्युनिस्टों को भी है, समस्या द्रविडियन पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों को भी है, और उससे बड़ी समस्या ममता बनर्जी की है कि इतने सालों से राज कर रहे हैं, एक बार बाहर हुए तो वही स्थिति हो जाएगी जो आज अरविंद केजरीवाल की है। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एसआईआर शुरू होते ही विपक्षी दलों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। 1 नवंबर को मुंबई में इसी के खिलाफ रैली है तो तमिलनाडु में 2 नवंबर को हल्ला बोल होने वाला है। वहीं केरल में भी आंदोलन की धमकी दी जा रही है। ममता ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध करना शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों की हालत देखकर लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इस विरोध से साफ है कि विपक्ष को अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है, इसलिए वो इस सवाल को लेकर बार बार उठ रहे हैं कि एसआईआर हमारे राज्यों में अभी क्यों। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।